अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह एनईटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपसे एनईटी के पूछे गए। ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वेलोसिटी। अब देखो हमारे पास जो है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होगा तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, और वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देगी। डिफ्लेक्ट करने से क्या होगा? डिफ्लेक्ट करने से ये होगा कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी चेंज। ये काम करती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। क्या काम करती है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हो जाएगा डिफ्लेक्ट। ठीक है, सुनो। अब बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी फोर्स लगाएगी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये है हमारे पास फॉर्मूला। यानी कि हमारे पास जो फोर्स निकल के आएगी, अगर आप देखोगे तो वेक्टर्स के अंदर ना हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं और वो टॉपिक हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज ए वेक्टर इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। यानी कि मेरे पास जो ए वेक्टर निकल के आया है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, मेरे पास जो ए वेक्टर निकल के आया है वो सी के भी परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ मेरे पास जो ये ए वेक्टर है ये बी और सी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं ये उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। यानी कि बी और सी अगर एक्स वाई प्लेन बना रहे हैं तो ये ए वेक्टर जेड प्लेन होगा। अगर बी और सी आपके पास एक्जेक्ट प्लेन बना रहे हैं तो ये ए वेक्टर जो है वो आपके पास वाई वेक्टर होगा। ठीक है, वाई एक्सिस होगा। सुनो, अब आपके पास जो फोर्स निकल के आई है, एक तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, और तो और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन बना रहे हैं ये फोर्स उसके भी परपेंडिकुलर है। अगर वो एक्स वाई प्लेन बना रहे हैं तो फोर्स आपके पास जेड एक्सिस में आ रही होगी। ठीक है, और इस फोर्स की आप जो डायरेक्शन निकालोगे वो बेसिकली आप निकालते हो राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से। कैसे निकालते हो? राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से निकालते हो। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि आपके पास हवाला कि किस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कहानी है वो चल रही होती है। ठीक है, और मैं समझ सकता हूँ कि सारी चीज़ें हैं वो अभी क्लियर हो रही होंगी। नाउ अब बेसिकली आपके पास ये होता है कि जब ये फॉर्मूला ओपन होता है ना तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि मेरे पास जो फोर्स है वो थीटा के ऊपर एंगल है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो थीटा है वो बेसिकली मेरे पास एंगल है बिटवीन द वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे थीटा जीरो करना है। ये थीटा जीरो कब होगा? थीटा मेरे पास जब जीरो होगा जब मैं थीटा की जगह पे जीरो पुट करूंगा। और साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो मेरे पास होता है जीरो। तो यानी कि अगर मैं थीटा की जगह पे जीरो पुट करूं तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? साइन जीरो जीरो। यानी कि मेरे पास अगर वेलोसिटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के तो उस सूरत में मेरे पास जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो एक तो ये एमसीक्यूज आता है। दूसरा एमसीक्यूज आपके पास ये आता है कि अगर फोर्स मुझे मैक्सिमम करनी है तो थीटा की मुझे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम चाहिए। अब मेरे पास जो थीटा 90 जो होता है, अगर मैं साइन 90 यहाँ पुट करूँ तो साइन 90 मेरे पास होता है 1। यानी कि मेरे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर जब होगी जब मेरे पास जो थीटा की वैल्यू है, जब मेरे पास जो थीटा की वैल्यू है वो आ रही होगी मेरे पास 90। यानी कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी उस सूरत में आपके पास जो एंगल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के में मेरे पास जो फोर्स है वो होती है मैक्सिमम, और मेरे पास जो है 180 डिग्री पे मेरे पास जो फोर्स है, ठीक है, वो हो जाती है ज़ीरो। और मेरे पास जो 0 डिग्री है, ठीक है, उस पे उसके ऊपर भी मेरे पास जो फोर्स है वो मेरे पास होती है, डेट इज ज़ीरो। सुनाओ, अब बेसिकली एक और सवाल जो है वो पूछा जाता है कि हमारे पास जो वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल वो हमारे पास होगा ऑलवेज ज़ीरो। ये सारे के सारे आपके पास जो हैं वो की पॉइंट्स हैं। इन सारे के सारे की पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहना तो आपके पास जो है कभी भी परेशानी नहीं आएगी। वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड वॉज ऑलवेज ज़ीरो। Now, question number 2. On surface of Earth, value of g is 9.8 meter per second square. The value of g at a distance
इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज। अब देखो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है डेट इज जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर चले जाएं, हम लोग अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर चले जाएं कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी हो जाए। सॉरी सॉरी, वो हमसे कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर जा रहे हैं जितना हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। यानी कि मेरे पास एच की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास जो एच की वैल्यू होगी वो होगी आर ई। हम अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जा रहे हैं, जितना मेरे पास जो है वो अर्थ का रेडियस है, तो इसकी वैल्यू आर ई हो गई। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ आर ई प्लस आर ई जो है वो आपके पास बन जाएगा टू आर ई, तो ये हो जाएगा आपके पास जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन टू आर ई का होल स्क्वायर। अब ये जो आपके पास स्क्वायर है टू के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये जो स्क्वायर है ये आर ई के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन फोर आर ई स्क्वायर। नो अब आपके पास जो है वो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कट जाएगा और जी आपके पास जो है वहाँ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी अपॉन फोर। अब जी की वैल्यू आपके पास होती है 9.8, लेकिन अगर हम इसको 10 ले लें और नीचे अगर हम डिवाइड कर दें 4 से, तो ये आपके बन जाएगा 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर जो है 2.2 समथिंग जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके पास बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देखो आप ना हमेशा बेसिक मैथ जो है, वैसे तो नेटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है, वैसे आपके पास जो बेसिक मैथ है ना, बेसिक मैथ में जब भी आप सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो आपको जो चॉइसेस गिवन है, ठीक है, उसके मुताबिक हमेशा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होता है ताकि आपका सबसे जो टाइम है वो बचे। Now question number 3. Find a work done in moving a body from 3 2 minus 1 to 2 minus 1 4 if f equals to 4i minus का 3j प्लस का 2k। अब आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज w इक्वल्स टू f डॉट डेल्टा आर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब ये जो डेल्टा आर है ना, ये बेसिकली आपके पास पोजीशन वेक्टर है बेसिकली। ओके, जब आप जो है द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम वो हमारे पास वेक्टर होता है। ठीक है। और जब आप ग्राफ के रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो ये हमारे पास जो आपने फॉर्मूला ऐसे देखा होगा दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी देखा होगा या तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस देखा होगा। ठीक है। लेकिन आप जो है अगर ग्राफ के रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, तो ये डी जो है ये बेसिकली आप डेल्टा आर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। सो नो डेल्टा आर का आपके पास फॉर्मूला होता है आर टू माइनस का आर वन। अब टू के बाद जो कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है ना, ये बेसिकली आपके पास होती है आर टू, और टू से पहले जो आपके पास चीज़ लिखी हुई होती है यानी कि फ्रॉम, ये आपके पास होती है आर वन। तो ये बन जाएगा आपके पास दैट इज आर टू की अगर हम वैल्यू देखें तो आपके पास बनेगा टू आई माइनस का जे प्लस का फोर के माइनस का थ्री आई माइनस का टू जे माइनस माइनस प्लस का के। ना अब जो है वो इनको ऐड कर लेते हैं, तो टू आई और माइनस का थ्री आई ये बन जाएगा आपके पास माइनस का आई माइनस का जे और माइनस का टू जे ये आपके पास बन जाएगा माइनस का थ्री जे, और आपके पास प्लस का फोर के और प्लस का के ये बन गया आपके प्लस का फाइव के मीटर। ठीक है। अब हम लोग जो है वर्क के फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, तो ये हो गया आपके पास डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डेल्टा आर। आपके पास जो एफ फोर्स है वो है आपके पास फोर आई माइनस का थ्री जे प्लस का टू के, तो ये आपके पास हो गया फोर आई माइनस का थ्री जे प्लस का टू के, ये आ गई आपके पास फोर्स। ओके। और जो डेल्टा आर हमने निकाला है, जो हमने डेल्टा आर निकाला है वो है मेरे पास माइनस का आई माइनस का थ्री जे प्लस का फाइव के। अब जब भी हम लोग वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें, ठीक है, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जो जे वाला है वो आपके पास जे से मल्टीप्लाई होगा और के वाला आपके पास के से मल्टीप्लाई होगा। और डॉट प्रोडक्ट की आपके पास जो है वो खासियत ये है कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का आंसर आपके पास वन आता है। सो नाउ फोर और माइनस का वन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा माइनस का फोर, माइनस का थ्री और माइनस का थ्री ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आपके पास आएगा नाइन। नाउ प्लस का टू और फिर प्लस 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 ही होंगे और फाइव टू आपके पास होगा टेन।
सो नाउ ये आपके बन जाएगा 10 + 9, ये आपके बराबर होता है 19 के। 19 और -4 ये आपके बराबर होगा 15 के, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास 15 जूल आ रहा होगा। वैसे जो एनर्जी का जो टेस्ट होता है ना, उसके अंदर आपके पास जो ये वर्क पावर एनर्जी है ना, इसका एक सवाल लाजमी आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम वर्क इज डन इज, देखो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो वर्क होता है ना, अगर फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम की बात की जाए, फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम में आपके पास जो वर्क डन होता है वो आइसोबैरिक में मैक्सिमम होता है, और एक्सपेंशन की बात की जाए तो अगर फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है और एक्सपेंशन की भी बात हो रही है, तो आपके पास जो वर्क डन होगा मैक्सिमम, ठीक है, वो आपके पास आइसोबैरिक में होगा, फिर आइसोथर्मल में होगा, और फिर एडियाबैटिक के अंदर होगा। ठीक है। तो आपके पास आइसोकोरिक के अंदर जो वर्क डन होता है वो तो जीरो होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी गैस को हीट करते हो ना, तो आप किसी भी गैस को हीट करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वर्क डन की आपके पास जो डेफिनेशन होती है ना, एक्चुअल डेफिनेशन, वो आपके पास ये होती है कि लेट सपोज ये आपके पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के ऊपर बेसिकली लगा हुआ है पिस्टन। अगर ये जो पिस्टन है ये हीट देने के बाद, अगर आप इसको हीट दें और हीट देने के बाद ये अपनी जो हाइट है ये उसको रेस कर ले, तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, आपके पास जो गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल है ना मेरा बेटा, वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। क्योंकि होता ये है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आपके पास जो बीना है, यानी कि आपके पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वो आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर आ जाता है, यानी कि सी थीटा। और यहाँ से आपके पास एक और फॉर्मूला बन जाता है, डेट इज थीटा बाई आई इक्वल्स टू बी एन ए ओवर सी। कराची यूनिवर्सिटी का पास पेपर है कि आपके पास जो करंट सेंसिटिविटी है वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से भी बढ़ती है, वो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से भी बढ़ती है, वो आपके पास एरिया ऑफ द कॉइल को बढ़ाने से ही बढ़ती है। ठीक है। और करंट सेंसिटिविटी आपके पास ये होती है कि कम करंट पे अगर गैल्वानोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा तो उसकी जो करंट सेंसिटिविटी है वो आपके पास ज़्यादा होगी। अभी आपके पास जो यहाँ पे सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास कहला रहा होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। देखो टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट आपके पास होता है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास ना एक सर्कुलर शाफ्ट है। शाफ्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पावर ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है। अब ये आपके पास एक शाफ्ट है, अब इस शाफ्ट के ऊपर ना आपके पास इस तरीके से ना टॉर्क अप्लाई हो रहा है। नतीजे में क्या होगा, नतीजे में आपके पास ये जो शाफ्ट है ये ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो ट्विस्टिंग है ना, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास कहला रही होती है टॉर्शन। ठीक है। और जब आप इंशाल्लाह इंजीनियरिंग करोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, तो जब आप जो है इंशाल्लाह ये पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, अब देखो आपके पास कोई भी वेक्टर अगर उस वेक्टर को डिवाइड कराया जाए उसके मैग्नीट्यूड से, तो जो रिजल्ट आपके पास अपेयर होगा ना, इसको हम लोग कह रहे होंगे यूनिट वेक्टर। अब हर वेक्टर का आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है। हर वेक्टर का आपके पास यूनिट वेक्टर होता है, और वेक्टर यूनिट का बेसिकली जो यूनिट वेक्टर जो है उसका बेसिकली जो है वो काम आपके पास ये होता है कि किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को बताना। ठीक है। और आपके पास जो फ्री वेक्टर है वो कोई भी एक ऐसा वेक्टर है जिसको डिस्प्लेस किया जाए उसी के पैरेलल, उसको हम लोग कहेंगे फ्री वेक्टर। नल वेक्टर आपके पास कोई भी एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है जीरो, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास होती है आर्बिटरी। इससे हम लोग कह रहे होते हैं नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसको डिवाइड कराया जाए उसके मैग्नीट्यूड से। पोजीशन वेक्टर बेसिकली ना आपके पास होता है जो किसी भी गिवन पॉइंट की पोजीशन बताता है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं पोजीशन वेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर, अब देखो आपके पास जो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला है, और अगर आपने किसी भी चीज़ की डायमेंशन को पता लगाना है, तो उसके लिए आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज ई इक्वल्स टू एच म्यू। अब जब आपने इसका फॉर्मूला लिख लिया, ये एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो म्यू को नीचे भेज दें तो आके बन जाएगा म्यू इक्वल्स टू ई अपॉन एच। अब एनर्जी का यूनिट जो है, सॉरी, ये बन जाएगा आपके पास एच इक्वल्स टू ई अपॉन म्यू। अब एनर्जी का यूनिट जो होता है वो आपके पास चलता है जूल, अब म्यू का जो यूनिट है वो आपके पास चलता है हर्ट्स। अब इस म्यू की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज म्यू इक्वल्स टू 1/t, यानी कि टाइम। टाइम का यूनिट आपके पास होता है सेकंड, सेकंड की डायमेंशन आपके पास चलती है टी। अब ये जो टी है ये ऊपर चले जाएगा, बन जाएगा टी की पावर माइनस का 1, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है वो है टी की पावर माइनस का 1। ठीक है। और जो आपके पास जूल है ये ओपन होके आपके पास बन जाएगा डेट इज म्यू इक्वल्स टू जूल बटे टी की पावर माइनस का 1। जो जूल है वो आपको ओपन होके बन जाएगा न्यूटन डॉट मीटर अपॉन टी की पावर माइनस का 1। जो न्यूटन है ना इसकी डायमेंशन आप याद कर लो, वो होती है आपके पास mL/t-2। जो मीटर है इसकी डायमेंशन होती है एल अपॉन t-1 चलेगा, अभी t-1 जो है ऊपर आ जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा mL²। सॉरी हाँ सही है, mL/t-2 मल्टीप्लाई बाय एल
और टी की पावर माइनस वन ऊपर चले जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव वन, टी की पावर वन, ठीक है। सो नाउ अब आके बाद टी की पावर माइनस टू में टी की पावर वन ऐड होगा तो बन जाएगा टी की पावर माइनस का वन, और एल में जब एल जो है वो ऐड होंगे तो बन जाएगा आपके पास एल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का वन, या आपके पास जो है वो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आपके पास जो यूनिट होता है ना वो टेस्ला होता है, वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वो न्यूटन अपॉन एम्पेयर डॉट मीटर भी होता है, ये आपके पास करंट है, ठीक है। नॉट टू टेस्ला इज द राइट आंसर, बाकी सारे जो यूनिट्स हैं वो उल्टे पुल्टे करके लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड जीरो इन। देखो आपके पास सिनेरियो ये होता है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली ना आपके पास होते हैं एक ऐसा थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जो कि किसी भी गिवन पॉइंट की या किसी भी गिवन बॉडी की डायरेक्शन को बताने के लिए यूटिलाइज होता है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस जो हैं इनको मिला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज में, एक कहला रहे होते हैं इनिशियल इनर्शियल, और एक कहला रहे होते हैं नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि मूव हो रहा होता है विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है ज़ीरो, और इसके अंदर जो न्यूटन के लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की वो भी इसके अंदर वैलिड होती है। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि मूव कर रहा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी वजह से इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होती है, और इसके अंदर न्यूटन के लॉस वैलिड नहीं होते। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो नॉन इनिशियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपके पास वो एक्सीलरेशन ठीक है जो कि ऑब्जेक्ट की जीरो है वो काउंट होती है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस टू प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी चेंज ऑन द केल्विन स्केल। अब देखो आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आप माइनस के 20 से प्लस के 20 तक जा रहे हो, तो बीच में आपको जो चेंज करना पड़ेगा ना वो करना पड़ेगा आपको प्लस का 40 का, पहली बात। अब मसला सारा ये जो यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता है ना चेंज, चेंज का मतलब आपके पास ये नहीं होता टी सी माइनस जीरो ओवर हंड्रेड टी एफ माइनस 32 ओवर 180, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं होता। चेंज का मतलब ये होता है कि वो आपसे डिवीजन पूछ रहा है। अब आपके पास जो डिवीजन होते हैं सेल्सियस स्केल के वो बराबर होते हैं डिवीजन ऑन केल्विन स्केल के, ठीक है। तो आप प्लस का 40 का चेंज कर रहे हो तो प्लस का 40 के इसका आपके पास आंसर आएगा। अब लेट सपोज वो आपसे केल्विन का नहीं पूछता, वो आपसे फारेनहाइट का पूछता है, फिर क्या करते हैं। देखो आपके पास जो 100 डिवीजन होते हैं, जो 100 डिवीजन होते हैं सेल्सियस स्केल के वो बराबर होते हैं 180 डिवीजन ऑन फारेनहाइट के। 180 डिवीजन फारेनहाइट के, फिर हम इस तरीके से कंपेयर करके बता देते हैं, ठीक है। अब अगर हम 100 को वहाँ भेजते हैं तो आपके पास जो 1 डिग्री सेल्सियस होगा यानी कि जो एक डिवीजन होगा सेल्सियस स्केल का वो 1.8 डिवीजन बराबर होगा फारेनहाइट स्केल के। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो प्लस का 40 का इजाफा लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया 40 डिवीजन ऑन सेल्सियस इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवीजन ऑन फारेनहाइट, जो मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता है, ठीक है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।